फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्राणु के बारे में, यानी शुक्राणु क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो शर्माना तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कि अपना वो खोल के क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं एक शिक्षक से। तो हम लोग इसकी आज पढ़ने के बाद आप लोग अगर शुक्राणु पढ़ लेते हैं तो फिर यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाले हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर ये शुक्राणु होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, किसके अंदर पाया जाता है, मेल के अंदर पाया जाता है या फीमेल के अंदर पाया जाता है। और ये पढ़ाने वाली है आप लोग को रंजना मैम, तो बिल्कुल खोल के ही पढ़ाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। तो चलिए अब लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु होता किसमें है। तो सबसे पहले शुक्राणु होता है नर में, यानी किसमें होता है, मेल में होता है। फीमेल में ओवम होता है और मेल में क्या होता है, शुक्राणु होता है। आप देखेंगे एक मेल है, उसके दो पैर यानी पैरों के बीच में एक होता है थैलेनुमा संरचना, यहाँ पे लटका हुआ थैला दिखता है, उस थैला का नाम होता है वृषण कोश। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले से इस पे बना के लिया, ये क्या है, एक वृषण कोश है। एक वृषण कोश में दो वृषण होता है। तो ये ध्यान दीजिए, पूछा जाए कि वृषण कोश कितना है, एक है, लेकिन वृषण कितने हैं, तो दो है। अब हमने एक वृषण को यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हैं निकाला, इसका अनुप्रस्थ काट किया। जब इसका अनुप्रस्थ काट किया तो इस तरह से संरचना आप लोग को दिख रही होगी। और जब इस तरह से आप लोग को संरचना दिख रही है तो इसमें कुछ आप लोग को आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर की नलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसको जो बड़ा वाला भाग है इसको हम लोग वृषण पाली बोलते हैं। और ये जो वृषण पाली होती है, एक जो यानी जो वृषण होता है यानी 200 से 250 वृषण पालियां होती है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक बताइए कि वृषण में कितनी वृषण पालियां होती हैं, तो 200 से 250 वृषण पालियां होती हैं। अब इस वृषण पालियां के बीच में कुछ आपको 2 से 3 नलियां दिखाई दे रही हैं। इस नलियों को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। और शुक्र जनन नलिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो देखिए पहला एक वृषण होता है, एक वृषण कोश होता है, उसमें 2 वृषण होते हैं। 2 वृषण में से हमने एक वृषण को निकाला, इसका अनुप्रस्थ काट किया, इस तरह से हमारे सामने संरचना आई, जिसे हमने क्या कहा, इसमें बहुत सारी पालियां हैं। टोटल कितनी पालियां हो जाती हैं, 250 से 200 यानी 200 से 250 पालियां होती हैं। उन पालियों के बीच में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये 2 से 3 क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं, हर में यानी 200 से 250 पालियां हैं। और इसमें 2 से 3 तक क्या है, शुक्र नलिकाएं हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं। शुक्र जनन नलिकाएं भी यहाँ पे 2 कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक होती है शुक्र जनन कोशिका और एक होती है सार्टोली कोशिका। जो शुक्र जनन कोशिका होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो शुक्र जनन कोशिका होती है ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो अगर पूछा जाए कि शुक्र जनन कोशिका का क्या है, तो ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो ये सार्टोली कोशिका का भी कुछ कार्य होगा, तो ये इसका निर्माण करेगी और ये पोषण प्रदान करती है। तो पूछा जाए कि पोषण कौन देती है और निर्माण कौन करता है, तो जो शुक्र जनन नलिका कोशिका होती है वो निर्माण करती है शुक्राणुओं का, और जो सार्टोली कोशिकाएं होती हैं वो पोषण देती है शुक्राणुओं को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नजर शुक्राणु के जो फिगर है इसको देख लीजिए कि जो आप लोगों का यानी मेल में जो शुक्राणु पाया जाता है उसका फिगर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका सिर है, सिर में जो कि अनुवांशिक पदार्थ होता है, यहाँ पे एक्रोसोम लगा हुआ होता है। तो जो ये शुक्राणु का यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्रोसोम होता है, जो जब ये मादा के शरीर में प्रवेश करता है तो यहाँ पे अंडाणु होता है। अंडाणु के बाहरी पदार्थ को तोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये एक्रोसोम ही करता है। अब यहाँ पे एक तो स्पर्म आता नहीं है, अगर एक व्यक्ति एक बार मैथुन करता है तो वहां से लमसम यहाँ पे जब वो एक बार मैथुन करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 से 40 करोड़, यानी आप सोच सकते हैं कि कितने स्पर्म स्रावित होते हैं, तो 30 से 40 करोड़ एक बार शुक्राणु स्रावित होते हैं। अब ये 30 से 40 करोड़ शुक्राणु मादा के योनि के माध्यम से होते हुए गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। तो अब देख लीजिए ये जाते कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अंडाशय होता है फीमेल में, इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फीमेल होती है उसमें 2 अंडाशय होता है। तो आप जानते हैं कि हर महीने अगर 1 महीने इधर से अंडाशय आया है तो 1 महीने इधर से अंडाशय आएगा। और जो मादा होती है, मादा में हर महीने में एक ही अंडाणु बनता है, लेकिन जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म कितने बन रहे हैं, 30 से 40 करोड़ स्पर्म बन रहे हैं। अब स्पर्म इसी माध्यम से जाएगा, तो कुछ स्पर्म तो जाएगा, 20 स्पर्म तो शरीर से बाहर यानी मेल के शरीर से बाहर होते ही जब संपर्क में आते हैं तो ये 20 से जो 30 यानी 20 तक 10 या 20 लाख तो नष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ जाएंगे जो मादा का
गर्भाशय होता है, दीवार होती है, वो सोचती है कोई हानिकारक वस्तु यानी पदार्थ आ रहा है तो इसको और मार देती है। अब बाकी आगे जाएंगे जो बचेंगे तो अब हो सकता है अगर मानिए 200 बच गए तो सब इधर जाएंगे, सब इधर जाएंगे, यानी तो इधर अंडाणु बना है, इधर अंडाणु नहीं बना है, तो इधर अंडाणु बना है तो निषेचन तो इधर ही होने की संभावना है। अब जब इधर सब इधर गए तो वो भी सारे नष्ट हो गए। अब इतना दूरी तय करके आए हैं तो हो सकता है इसमें बहुत सारे जो होते हैं कि थक जाते हैं, अब यहाँ से उनको चलने की क्षमता नहीं होती है। अब जो बाकी बच गए हैं, अब उसमें से जो पहले पहुंचा, अंडाणु यहाँ पे है, यहाँ पे कई सारे जा रहे हैं, कई सारे इस तरह से जा रहे हैं, अब देखिए इस तरह से जा रहे हैं। अब हो सके इसमें से जो पहले पहुंच जाएगा वो इस दीवार को क्या करेगा, तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जैसे ही ये तोड़ के प्रवेश करेगा तो ये दीवार अब फिर से मतलब ये फिर अब दूसरे स्पर्म को जाने नहीं देगी। तो यानी यहाँ पे जो पहले पहुंच गया तो आप सोच सकते हैं कि 30 से 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें से 10 से 20 लाख समाप्त हो जाते हैं इधर ही, यानी गर्भाशय में पहुंचने से पहले ही। कुछ गर्भाशय में समाप्त होंगे, कुछ फैलोपियन ट्यूब में जाके समाप्त होंगे, कुछ फैलोपियन ट्यूब में के जाएंगे तो लेकिन अब उनकी गति इतनी धीमी हो गई होगी कि वो जो अंडाणु है उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से एक ही पहुंचता है और यहाँ पे निषेचन हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये निषेचन हो गया, आपको पता है कि जो अंडाणु होता है स्थिर रहता है, लेकिन जो ये स्पर्म होता है ये गति करता है। तो ये स्पर्म गति किसके माध्यम से करता है, पैर तो इसके पास है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पर्म में आप देख सकते हैं कि ये जो पूंछ है, ये पूंछ को ऐसे ऐसे करके ये गति करता रहता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से इसको ऊर्जा मिलती रहती है और ये गति करते हुए पहुंच जाता है अंडाणु के पास। अब ये अंडाणु को भी बताने के लिए तो कोई, जैसे कि ये स्पर्म को तो बताने के लिए कोई हाजिर होगा ना कि हाँ तुम्हें यही कार्य करना है, आपको तुम्हारा काम बस निषेचन ही करना है। तो इसके ऊपर होता है जो वृषण है, यहाँ पे आप देखिए फिगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वृषण है, वृषण के ऊपर ही होता है अधिवृषण, यानी यहाँ पे होता है अधिवृषण। और अधिवृषण का कार्य ही है कि जो वृषण को संदेश दे कि हाँ आपको फर्टिलाइजेशन निषेचन करना है। तो ये जैसे ही अब यहाँ पे देख सकते हैं शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ, ये भी आपको पता चले। एक बार इसको रिविजन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाएगा जब आप रिविजन नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि मेल में एक वृषण होता है, वृषण के यानी वृषण कोष होता है, उसमें 2 वृषण होते हैं। एक वृषण को हमने लिया, उसका अनुप्रस्थ काट किया, इसमें इस तरह से हमें संरचना दिखी। इसमें 200 से 250 वृषण पालियां पाई जाती हैं। उन वृषण पालियां में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वो 2 से 3 यानी 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक शुक्र जनन नलिका और एक सार्टोली कोशिका। जो शुक्र जनन नलिका होती है शुक्राणु का निर्माण करती है, जो सार्टोली कोशिका होती है ये पोषण प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी यहाँ पे जो स्पर्म का फिगर होता है, इसमें आगे वाले हिस्सों को यहाँ पे ये सिर है, सिर में अनुवांशिक पदार्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूंछ होती है, आगे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है जो अंडाणु की ये बाहरी दीवार को तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद ये निषेचन कर देगा। उसके बाद यहाँ पे गति तो करता है, लेकिन वीर्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो दूधिया कलर का सफेद होता है। तो यहाँ पे वीर्य का निर्माण कैसे, जो मेल में जो ग्रंथियां होती है, जैसे शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, बालथ्यूरो ग्रंथियां, ये वीर्य का निर्माण करती है, जो कि वीर्य से ही जो स्पर्म होता है उसको पोषण वीर्य से भी प्राप्त होता है। अब ये निषेचन कर लेगा। जब ये शुक्राणु निषेचन करता है तो वहां पे युग्मक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युग्मक क्या होते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे आप देखिए नर है, यहाँ पे मादा है। नर से क्या मिला, शुक्राणु मिला, यानी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, शुक्राणु प्राप्त हुआ। मादा से क्या हुआ, अंडाणु हुआ, यानी अंडाणु हुआ। जब ये दोनों निश्चयन यानी दोनों यानी संलयन करेंगे, निषेचन करेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। लेकिन इसको समझिए युग्मक है, युग्मक है। युग्मक और युग्मनज दोनों अलग है, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसको जाइगोट बोलते हैं, और युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। तो ये समझ सकते हैं कि नर में शुक्राणु पाया जाता है, मादा में अंडाणु पाया जाता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ, शुक्राणु में कितने शुक्राणु यानी वृषण होते हैं, वृषण कोष कितना होता है, कितनी वृषण पालियां पाई जाती है, कौन सी जो नलिका है, जो कौन सी सेल है जो वृषण का निर्माण करती है, कौन सा सेल जो उसको पोषण प्रदान करती है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो शुक्राशय, प्रोस्टेट, बालथ्यूरो की ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे एक बार मैथुन करने में कितने शुक्राणु बाहर निकलते हैं, तो 30 से 40 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं, जिसमें से 10 से 20 लाख तो गर्भाशय में पहुंचने यानी योनि में पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। फिर
फिर कुछ गर्भाशय में समाप्त होंगे, कुछ फैलोपियन ट्यूब में समाप्त होंगे, कुछ की गति समाप्त यानी कुछ की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, चल नहीं पाएंगे। लास्ट में एक ही जो शुक्राणु होता है, एक ही यहाँ पे जो स्पर्म यानी ओवम होता है, ओवम के पास एक ही पहुंचता है, जो कि उसको उसकी जो एक्रोसोम होता है जो कि स्पर्म पे पाया जाता है, एक्रोसोम उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उसकी दीवार को अंडाणु की दीवार को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसमें प्रवेश कर जाता है। उसके बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो अब हमें विश्वास है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से तो अब कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं और इतना डिटेल में आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहेगा अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा ही लगा।